गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एंशिएंट विजडम इन हायर एजुकेशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी ने एक ड्राफ्ट करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है जो इंटीग्रेट करेगा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो यूजीसी जो है उन्होंने लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर फोकस रखा जा रहा है। तो ये एलओसीएफ जो है ये कंटेक्चुअलाइज करेगा हायर एजुकेशन को इंडिया के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस के साथ, जो कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती थी। तो हर सब्जेक्ट को टास्क दिया गया है इंडियन थॉट के साथ जो है वो वीव करने के लिए। अब जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें मंडल, ज्योमेट्री, यंत्र, रंगोली, कोलम, इन सब को जो है एल्गोरिथमिक आर्ट फॉर्म्स को इंटीग्रेट करने को कहा गया है। कॉमर्स के लिए जो है भारतीय फिलॉसफी और गुरुकुल सिस्टम ऑफ होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच को फॉलो करने को कहा है, लाइक एथिकल लीडरशिप, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भी जो है वो एज अ क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ाने के लिए कहा गया है। कंसेप्ट जैसे कि राम राज्य एंड गवर्नेंस, CSR, ESG फ्रेमवर्क्स, शुभ लाभ, फिलॉसफी ऑन प्रॉफिट, ये सब भी जो है पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में धार्मिक पर्सपेक्टिव जो है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड एथिक्स और कलेक्टिव एंटरप्राइज पर फोकस रखा जाएगा। केमिस्ट्री में ट्रेडिशनल इंडियन फर्मेंटेड बीवरेजेस जैसे कि कांजी, महुआ, टॉडी, फिर इंडियन कंसेप्ट्स ऑफ परमाणु जिसको हम एटम कहते हैं, वो भी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ पढ़ाई जाएगी। एंथ्रोपोलॉजी में इंडियन थिंकर्स जैसे चाणक्य, सुश्रुत, बुद्ध, महावीर और रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड कल्चर को रिफ्लेक्ट करना, ये सब जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं वो तो कह रही हैं कि ये पूरा फ्रेमवर्क जो है सेफ्रनाइजेशन का अटैम्प्ट है। तो चैलेंज ये रहेगा कि कैसे हम इंडिजिनस ट्रेडिशंस को बैलेंस करें ताकि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस और एकेडमिक रिगर जो है हायर एजुकेशन में सफ़र ना हो। तो एक तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट है इंडिया के एजुकेशनल फिलॉसफी में ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉडल फ्रेमवर्क फॉर होम स्टेज। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, रीथिंकिंग होम स्टेज, नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज, ताकि एक फ्रेमवर्क दिया जा सके स्टेट्स को कि वो हार्मोनाइज करें रेगुलेशंस और एक इंक्लूसिव होम स्टे इकोसिस्टम इंडिया में बिल्ड हो। तो इंडिया का ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर जो है रिमार्केबल पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी दिखा रहा है और लगभग 21.15 लाख करोड़ रुपए जो है इकोनॉमी में इसने कंट्रीब्यूट किए 2024 में, मतलब 21% राइज हुआ है 2019 से अगर हम देखें तो। और ये लगभग 43.25 करोड़ लाख करोड़ बन जाएगा 2034 तक, जो कि हमारे 7.6% ऑफ GDP होगा। अभी लगभग 4.325 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड है। ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 एनविजन करती है कि इंडिया टॉप 5 ग्लोबल डेस्टिनेशन बाय 2030 आ जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का बजट भी बढ़ा दिया है। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो होम स्टेज जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, ट्रैवलर्स को कल्चरली रिच या कल्चरली इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं। एक स्ट्रेटजिक रोड मैप देने की ज़रूरत है स्टेट्स को ताकि होम स्टेज स्ट्रेंथन हो सके। अब रिकमेंडेशंस क्या हैं नीति आयोग की? रेगुलेशंस को कहा जा रहा है कि बिल्कुल सिंपल, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल रखो, फोकस रखो सिर्फ सेफ्टी पर, हेरिटेज प्रोटेक्शन पर और इंक्लूसिविटी पर, और एक सेंट्रलाइज डिजिटल पोर्टल हो रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस, रिन्यूअल्स और पॉलिसी अपडेट्स के लिए, ताकि कन्वीनियंस हो सके होस्ट के लिए। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट हो होस्ट की। ठीक है। तो इंडिविजुअल अमेनिटीज से शिफ्ट होकर फोकस जो है डेस्टिनेशन लेवल इंसेंटिव्स पर होना चाहिए। तो होम स्टेज को एक एज अ ड्राइवर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल टूरिज्म प्रेजेंट करने का नीति आयोग का ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रॉब्लम विद अफ्रीकाज मिस रिप्रेजेंटेशन इन मैप्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो अफ्रीकन यूनियन ने एंडोर्स किया है करेक्ट द मैप कैंपेन, जो कि चाहता है कि जो मर्केटर प्रोजेक्शन है, मर्सेटर प्रोजेक्शन जो है, उसको रिप्लेस किया जाए इक्वल अर्थ मैप के साथ। तो मर्सेटर प्रोजेक्शन जो है वो आपके जो है अभी आप स्कूल और मीडिया में देखते हो, उससे क्या होता है कि ज्योग्राफी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और अफ्रीका को जो है श्रिंक करके दिखाया जाता है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड को इन्फ्लेट करके दिखाया जाता है। तो ये सब सिंबॉलिक मार्जिनलाइजेशन जो है सेंचुरीज से चली आ रही है। तो मर्सेटर प्रोजेक्शन 1569 में नेविगेशन के लिए क्रिएट की गई थी ताकि सेलर्स जो है वो स्ट्रेट रम्ब लाइंस को अक्रॉस द सी फॉलो कर सकें। अब रम्ब लाइन क्या होता है? कोई भी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस जो क्रॉस करती है सभी मेरिडियंस को एट द सेम एंगल।
अब मर्सेटर मैप प्रोजेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइंस की तरह जो है वो अपेयर होती हैं, इसलिए मर्सेटर मैप जो है वो यूज़फुल था सेलर्स के लिए। लेकिन ये कन्वीनियंस जो थी, इससे हुआ क्या कि स्केल डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब लैंड मासेस जो पोल्स के पास हैं वो ज़्यादा बड़े दिखाए जाने लगे और जो इक्वेटर के पास है उनको श्रिंक कर दिया गया। अगर आप समझो तो अफ्रीका लगभग 14 गुना बड़ा है ग्रीनलैंड से, लेकिन फिर भी उसको मैप में सेम दिखाया जाता है एज द साइज ऑफ ग्रीनलैंड। सिमिलरली यूरोप जो है उसको बड़ा दिखाया जाता है अफ्रीका से, जबकि वो सिर्फ 1/3 साइज ऑफ अफ्रीका है। तो एक तरह से हम यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड के साथ जी रहे हैं, है ना। तो ये जो डिस्टॉर्शंस हैं इससे धीरे धीरे परसेप्शंस ऑफ पावर और इम्पोर्टेंस भी जो है वो शेप की जाती है। अब ये मैप्स क्यों डिस्टॉर्टेड हैं? सभी वर्ल्ड मैप्स डिस्टॉर्टेड हैं क्योंकि मैथमेटिकली लगभग इम्पॉसिबल है कि अर्थ के स्फेरिकल सरफेस को एक रेक्टेंगल में दिखाना बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए गए एरिया, शेप, डिस्टेंस और डायरेक्शन को। तो मर्सेटर प्रोजेक्शन जो है वो लोकल शेप्स और एंगल्स को तो प्रिजर्व कर लेती है, लेकिन जो पोल्स के पास के लैंड मासेज हैं उनको ज़्यादा एनलार्ज करके दिखाती है। इसके जो है कंपैरिजन में अगर हम देखें इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन, वो मेंटेन कर लेगी रिलेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज़ को ज़्यादा इक्वली, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो एक रियलिस्टिक व्यू देगा अर्थ का, जैसे हम स्पेस से दिखता है, लेकिन सिर्फ एक टाइम पर एक ही हेमिस्फेयर में उससे देख पाएंगे, तो जो है एजेस पर जो है एरियाज़ को कंप्रेस कर देगा वो, ठीक है। तो मर्सेटर प्रोजेक्शन जो है वो उसने अफ्रीका की मार्जिनलाइजेशन बहुत लंबे टाइम से रीइंफोर्स की है, जो हम टेक्स्ट बुक्स में, पॉलिसी मेकिंग में, पॉपुलर कल्चर में देखते आए हैं। उसके कंपैरिजन में इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन जो 2018 में डेवलप हुआ, वो एक लीडिंग ऑल्टरनेटिव हो सकता है मर्सेटर मैप को, और वो एक हमारे रिलेटिव एरियाज़ को प्रिजर्व भी करेगा। अब बाकी के भी ऑप्शन हैं, जैसे गैल पीटर्स प्रोजेक्शन, जो प्रिजर्व तो करेगा एरिया को, लेकिन इलोंगेट कर देगा लैंड मासेस को वर्टिकली, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो करेक्ट द मैप कैंपेन के थ्रू जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशनल पुश दे रही है, ताकि जो है यूएन भी जो है वो इसको अडॉप्ट करे और ये जो करेक्ट द मैप है ये हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूजेस ऑफ वेस्ट वाटर सर्वेलेंस। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर जो है वो वेस्ट वाटर सर्वेलेंस शुरू करेगा 10 वायरसेस के लिए अक्रॉस 50 सिटीज़ इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ताकि अर्ली साइंस ऑफ वायरस स्प्रेड और ग्रोथ ट्रेंड्स हमें दिख सकें। तो वेस्ट वाटर क्या होता है? कोई भी वाटर जो कि अफेक्टेड बाय ह्यूमन यूज़ है, जो ये बेसिकली यूज वाटर होता है जिसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है, उसको हम इन्वायरमेंट में रीयूज़ के लिए उससे पहले में क्लीन करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो आईसीएमआर का प्लान क्या है एक्सपेंडेड वेस्ट वाटर सर्वेलेंस के लिए? ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आईसीएमआर जो है वो स्केल अप करेगा वेस्ट वाटर को, इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस को। और अभी जो है वो कोविड-19 और पोलियो को सिर्फ देखा जाएगा, लेकिन सिस्टम फिर धीरे धीरे जो है बाकी के पैथोजेंस को भी, जैसे फीवर, डायरिया, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इनको भी फॉलो करेगा। आईसीएमआर जो है वो सर्वेलेंस भी करेगा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की, और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा इंडिया के एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस नेटवर्क्स को, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंडर। अब आईसीएमआर हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया बाकी कंट्रीज़ की तरह एमरजेंस और री एमरजेंस ऑफ पैथोजेंस देखता है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो वेस्ट वाटर बेस्ड एपिडेमोलॉजी जो है वो एक वाइटल टूल बन के आता है अर्ली डिटेक्शन के लिए डिसीज़ आउटब्रेक्स के। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नॉन इन्वेजिव मेथड है जो लार्ज पॉपुलेशन को कवर करता है, हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसमिशन हॉटस्पॉट्स को। इवन यूएस का जो सीडीसी है वो भी कहता है कि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं वायरस या बैक्टीरिया से, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हों, वो ट्रेसेस ऑफ पैथोजन छोड़ देते हैं डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे अपने टॉयलेट के यूज़ करने के थ्रू, शावर, वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये वेस्ट वाटर सैंपल्स जो कलेक्ट किए जाएँ अगर बिफोर ट्रीटमेंट, उनको लैब में भेजा जाए टेस्टिंग के लिए, विद इन 5 to 7 डेज़ हमें इन्फेक्शंस को हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि वो किस कम्युनिटी में सर्कुलेट हो रही है। तो वेस्ट वाटर सर्वेलेंस जो है हमें हेल्प करेगा लैंड बेस्ड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को भी डिटेक्ट करने में, ताकि हमें फ्रेश वाटर के प्रोटेक्शन के लिए भी वैल्यूएबल डेटा मिल सके, मरीन इकोसिस्टम को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिरिबो। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीएमआर ने सिरिबो लॉन्च किया है, जो कि एक इंडिजिनस पोर्टेबल डिवाइस है रैपिड रेडिएशन फ्री डायग्नोसिस ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के लिए, ताकि इमरजेंसी और रूरल हेल्थ केयर एक्सेस इसको हम दे सकें। तो इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इंसिडेंसेस ऑफ हेड इंजरीज रिपोर्ट करता है। लगभग 1 लाख डेथ्स एनुअली होती हैं और लगभग 1 मिलियन सीरियस इंजरीज होती हैं हेड इंजरीज की वजह से। तो टाइमली डायग्नोसिस हो सके अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं जैसे सीटी या एमआरआई स्कैन्स, वो इनएक्सेसिबल रहते हैं बहुत से रूरल और इमरजेंसी सेटिंग्स में। तो इस गैप को एड्रेस करने के लिए आईसीएमआर ने ये सिरिबो को
इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक हैंड हेल्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस है, डेवलप किया गया है इसे नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हुए। रेडिएशन फ्री है, सेफ़ है ये, इवन इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, यूज़र फ्रेंडली है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कलर कोडेड रिजल्ट्स ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीरीबो एक प्रोडक्ट है कोलैबोरेशन का बिटवीन आईसीएमआर, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सेक्रेटरीट, एम्स भोपाल, निमहैंस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च का। अब ये जो ग्राउंड वर्क जो किया गया है, सेरेबो को जो है रेडी कर दिया गया है वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेज में, रूरल क्लिनिक्स में और डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट्स में। सेरेबो हेल्प करेगा बहुत से चैलेंजेस को एड्रेस करने में, जैसे एक्सेसिबिलिटी गैप, अफोर्डेबिलिटी, स्पीड एंड प्रिसीजन, इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट। ये हमें इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव देगा ताकि इंडिया अपनी डिपेंडेंस जो है इंपोर्टेड डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट पर भी कम कर सके। तो इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के मुताबिक लगभग 50% टीबीआई रिलेटेड डेथ जो है वो विद इन 2 आवर्स ऑफ इंजरी होती हैं। तो इसमें ब्लीडिंग या स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। अगर हम अर्ली डिटेक्शन करें तो हम मॉर्टेलिटी रेट्स को कम कर सकते हैं। तो ये डिवाइस हमारे अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस के गोल के साथ भी अलाइन होता है। तो आईसीएमआर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहता है ताकि इंटीग्रेट किया जा सके सेरेबो को टर्शरी केयर सिस्टम्स में, ठीक है। और आने वाले टाइम में अगर पॉसिबल हुआ तो एक ग्लोबल मॉडल भी बन जाएगा ये लो कॉस्ट टीबीआई डायग्नोसिस का, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is ancient wisdom in higher education. This topic is important for your governance section. So UGC has released a draft curriculum framework which integrates Indian knowledge systems into undergraduate courses, and this has sparked debate over tradition and academic rigor. So UGC has unveiled this draft learning outcomes based curriculum framework for undergraduate courses, and it has put emphasis on Indian knowledge systems. So this also aligns with National Education Policy of 2020. Each subject has been tasked with weaving elements of Indian thought. For example, in mathematics, the draft produces modules on mandal geometry, yantras, rangoli, kolam, and algorithmic art forms. Similarly, for commerce, ethical leadership and sustainable practices with modern corporate governance and Bharatiya philosophy will be incorporated. Apart from that, Kautilya's Arthashastra will be taught as a classical text. Concepts like Ram Rajya and governance, CSR, ESG frameworks, and Shubh Labh, philosophy on profit with responsibility, will also find space in the curriculum. For economics, LOCF emphasizes dharmic perspectives on wealth and prosperity, trade ethics, and collective enterprise. For chemistry, traditional Indian fermented beverages like kanji, mahua, and toddy will be included in a module on alcoholic beverages. Similarly, concepts of the Parmanu alongside modern atomic theory will be introduced. For anthropology, thinkers like Charak, Sushrut, Buddha, and Mahavir will be drawn, and their reflections on the relationship between nature and culture will be presented. Okay, so opposition rule states are saying that this is an attempt of saffronization. So apart from that, of course, the challenge also lies in balancing respect for indigenous traditions while ensuring global competitiveness and academic rigor in higher education. This is a paradigm shift in India's educational philosophy now. So the next topic is model framework for homestays. This topic is important for your governance section. Niti Aayog has released a report titled Rethinking Homestays, Navigating Policy Pathways. This report provides a framework for states to harmonize regulations and build an inclusive homestays ecosystem. So, and you know that Indian travel and tourism sector has shown remarkable post-pandemic recovery, and this has contributed about 21.15 lakh crore to the economy in 2024, marking a 21% rise from 2019, and it is projected to reach about 43.25 lakh crore by 2034, which will be about 7.6% of GDP. It currently employs about 325 crore people. The draft National Tourism Policy 2022 also envisions India as a top 5 global destination by 2030. Government has therefore raised the Ministry of Tourism's budget to 2541 crore rupees also. So homestays can promote sustainable growth. They offer travelers culturally immersive experiences also. They provide a strategic roadmap for states to strengthen homestays. Okay, so what are the core recommendations of this policy? So the Niti Aayog is saying that regulations should remain simple, transparent, and flexible. They must focus on safety, heritage protection, and inclusivity while avoiding over-regulation. Niti Aayog is saying that there should be a centralized digital portal for registration, compliance, renewals, and policy updates, and ensure that convenience for host is there, so as to improve consumer trust. Training and build skill development for hosts is also being envisaged.
financial incentives should be there so as to focus from or move on from individual amenities to destination level incentives. So Niti Aayog's report is presenting homestays as a driver of inclusive growth and sustainable tourism. So the next topic is problem with Africa's misrepresentation in maps. This topic is important for your international relations. African Union has endorsed the Correct the Map campaign so as to replace the Mercator projection with alternatives like the Equal Earth map. So Mercator projection, you know that it distorts geography by shrinking Africa and inflating Europe, North America and Greenland. This has perpetuated symbolic marginalization for centuries for Africa. Okay, so what is Mercator projection? It was created in 1569 to aid navigation, and it allowed sailors to follow straight rhumb lines across seas. A rhumb line is basically a line on Earth's surface which crosses all meridians at the same angle, and rhumb line appear as straight lines, which is why the Mercator map was so useful for sailors in the age of exploration. However, this convenience came at the cost of distorting scale. So land masses near the poles appear much larger, while those near the equator are shrunk. For instance, Africa is shown nearly as the same size as Greenland, which is actually 14 times smaller. Similarly, Europe, which is just one third in size of Africa, is appearing comparable to Africa. This basically is reinforcing a Eurocentric view of the world, and these distortions have certainly shaped perceptions of power and importance, diminishing Africa, South America, and Asia while inflating Europe, Russia, and North America. Why maps are distorted? Because all world maps are distorted, and they are and it is mathematically impossible to flatten the Earth's spherical surface onto a rectangle without compromising area, shape, distance, and direction. Mercator projection preserves local shapes and angles, but it greatly enlarges land masses near the poles. In contrast, the equal Earth projection maintains the relative sizes of continents and countries more accurately. The orthographic projection offers a realistic view of Earth as seen from space, but it shows only one hemisphere at a time and compresses areas at the edges. So Mercator projection has long and reinforced Africa's marginalization, which is embedded in textbooks, policymaking, and popular culture. Equal Earth projection, developed in 2018, is the leading alternative to the Mercator map, as it preserves relative areas, though continents appear stretched or curved. Other options include the Gall-Peters projection, which preserves area but it elongates the land masses vertically. African Union's endorsement of the Correct the Map campaign marks the strongest institutional push, which is also coming from the World Bank, National Geographic, NASA, and petitions to the UN for adoption. So the next topic is uses of wastewater surveillance. This topic is important for your governance section. ICMR will launch the wastewater surveillance for 10 viruses across 50 cities in the next 6 months, and currently it is operational in 5 cities, and this initiative will aim to detect early signs of virus spread and growth trends. So wastewater is any water which has been affected by human use. Essentially, it is the used water which needs to be cleaned before it can be safely released back into the environment or reused. So over the next 6 months, ICMR will scale up wastewater and environmental surveillance. At present, COVID-19 and polio are under watch, but the system will now monitor pathogens linked to fever, diarrhea, acute encephalitis syndrome, and respiratory distress. So ICMR is also setting up surveillance for avian influenza virus. This will complement India's existing surveillance networks. Okay, so ICMR, like many other countries, ICMR has highlighted that India also faces rising emergence and re-emergence of pathogens due to population growth, urbanization, environmental challenges, and human-animal interactions. In this context, wastewater-based epidemiology has emerged as a vital tool for early detection of disease outbreaks. It is cost-effective, non-invasive method which covers large populations, and it helps to identify transmission hotspots. Even the US CDC has said that people infected with viruses or bacteria, even if they are asymptomatic, they shed traces of pathogens. These fragments travel through the sewage system where wastewater samples are collected and before treatment, and they are sent to laboratories for testing. Within 5 to 7 days, labs can detect infections circulating in the community. Okay. Apart from that, wastewater surveillance also helps us to identify land-based sources of pollution, contributing valuable data for protecting freshwater and marine ecosystems and maintaining essential ecosystem services.
So the next topic is Cerebro. This topic is important for our governance section. ICMR has launched Cerebro, which is an indigenous portable device for rapid radiation-free diagnosis of traumatic brain injuries. We know that India records one of the world's highest injuries incidence of brain or head injuries. Timely diagnosis of traumatic brain injuries is critical. Advanced diagnostic tools like CT and MRI scans, they remain inaccessible in many rural and emergency settings. So therefore, ICMR has introduced Cerebro, which is a handheld diagnostic device developed using near-infrared spectroscopy. It is combined with machine learning algorithms. It is radiation-free and safe for infants and pregnant women. It is user-friendly, efficient, cost-effective, and it provides color-coded results. It is a product of collaboration between ICMR, MDMS, AIMS Bhopal, NIMHANS Bengaluru, and Bioscan Research. And Cerebro is ready for widespread deployment in hospitals, ambulances, rural clinics, and disaster response units. So Cerebro addresses multiple challenges like accessibility gap, affordability, speed and precision, emergency deployment, and India can also reduce dependence on imported diagnostic equipment because it is an indigenous alternative. So according to Indian Head Injury Foundation, nearly 50% of traumatic brain injury related deaths happen within 2 hours of injury because of bleeding and swelling. Early detection through Cerebro can reduce these mortality rates, and of course this device also aligns with India's goal of affordable healthcare access. ICMR is seeking support from state governments to integrate Cerebro into tertiary care systems, and who knows, if widely adopted, Cerebro could serve as a global model for low cost TBI diagnosis. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.